चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज है संक्षिप्त सुर्खियाँ, बाकी इसके पीछे कंप्लीट हो चुका है। देखिए, तैयारी के दौरान 2-3 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी है। ये रेगुलरिटी जो है, निरंतरता जो रेगुलरिटी है ना, ये बहुत कठिन काम होता है। लगता है, सुनने में लगता है, मजाक भी लगता है, या कभी कभी लगता है कि तो बड़ी छोटी चीज़ है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। पर जब किसी चीज़ को निरंतर करते हैं तब आपको लगता है कि कितना कठिन काम है। रोज़ सुबह उठना, फिर वही चीज़ पढ़ना, अपने ही बनाए हुए नियम पर अपने ही बनाए हुए शेड्यूल को फॉलो करना, और 1 घंटा 2 घंटा बाद एडजस्ट करना, बीच बीच में कोई न कोई डिस्टरबेंस होना, ये सब एक मतलब कठिन काम हो जाता है। कभी खुद ही लगेगा, कभी कोई डिस्टर्ब कर देगा, कभी कोई डिस्टर्ब कर देगा, कभी कारण ये है कि आप स्पेस में नहीं रह रहे हैं। आप भी उसी समाज में रह रहे हैं जिस समाज में सामान्य लोग भी रह रहे हैं। तो सबका अपना काम करने की जो शैली होती है, उस शैली की वजह से आप कभी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना यूपीएससी की जर्नी ये तो पता ही होगा आपको कितनी कठिन है। खैर, चलते हैं टॉपिक पर। पॉइंट 1, न्यायालयों में ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये शब्द ही याद रखिए। कभी कभी यूपीएससी में शब्द पूछता है, कभी क्वेश्चन बन जाए इस पे कि ब्लैक कोट सिंड्रोम है क्या, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद कुछ पता हो। तो देखिए क्या है, न्यूज में क्या था कि हाल ही में राष्ट्रपति ने ब्लैक कोट सिंड्रोम की आलोचना करते हुए, मतलब क्या कि ब्लैक कोट सिंड्रोम कुछ नेगेटिव चीज़ है, इसलिए आलोचना की जा रही है, करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। यहाँ से आपको स्टैटिक टॉपिक अगर आपको हम बताएं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, टाइम मिले। सुप्रीम कोर्ट एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ लीजिए। मतलब अगर टाइम हो आपके पास प्रॉपर तो जुडिशरी कंप्लीट कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा 1 बार 2 बार, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रपति ने न्याय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए, न्यायालय की समस्या है, इसको ध्यान रखिएगा, रेखांकित करते हुए कोर्ट में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन करने के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो ब्लैक कोट सिंड्रोम है ये कहाँ से आया? देखिए ये चीज, यह शब्द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के समान है। हाई व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ये क्या होता है थोड़ा इसको समझिएगा। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अस्पताल में जाने पर बढ़ जाता है, डर के मारा ना। इसका मुख्य कारण तनाव या चिंता होती है जो अस्पताल के माहौल की वजह से पैदा होती है, कि वहाँ पर व्यक्ति जाकर डर जाता है। ठीक उसी तरीके से ऐसा भी ये भी होता है कि व्यक्ति कोर्ट जाने से भी डरता है कि हम जाएंगे और उलझ जाएंगे। वो न्याय पाने के वजह से जाता है, लेकिन एक अलग समस्या में उलझ जाता है, ऐसा उसकी धारणा बन जाती है। तो यही क्या है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। एक चीज़ देखिएगा कि इन मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदम, इससे पहले थोड़ा सा देख लें, कुछ भी और भी है, पहले ये देख लेते हैं कि इन मुद्दों को समाधान के लिए उठाए गए कदम। न्यायपालिका का आधुनिकीकरण, पहली चीज़ क्या है, ये मेंस में जैसे ही आपके क्वेश्चन बने या मतलब कि न बने, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है ये 5 पॉइंट ध्यान रखिए कि जब ऐसे मुद्दा हो, कोर्ट से रिलेटेड मुद्दा हो, तो आप कम से कम 3-4 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हमको लिखना कैसे है। रैंडम कोई चीज़ आपको दिमाग में नहीं आएगी जब तक पहले से उसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। न्यायपालिका का आधुनिकीकरण, देखिएगा, ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, टेली लॉ कार्यक्रम जैसे पहलों के माध्यम से। ये आप देखिए एग्जाम्पल, टेली लॉ या ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, ऐसे शब्द आपको याद रहने चाहिए एग्जाम्पल, कि कहीं पर भी ज़रूरत लगे तुरंत उसका यूज कर लीजिए। उसके बाद क्या, समाधान के वैकल्पिक तरीके, इसमें क्या है, कोर्ट में मुकदमा से पहले विवाद समाधान हेतु लोक अदालतें, अगर आपके पास टाइम हो तो जाकर, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि न्यायपालिका जाकर पढ़ लीजिएगा।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालतें, ये सब आपकी कवर हो जाएंगी। बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। उसके बाद क्या है, लंबित मामलों को कम करने के लिए कानूनों में सुधार। इसमें क्या है, उदाहरण के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 को पहली बार के अपराधियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया, ताकि विचाराधीन कैदियों को जमानत मिल सके। अगर आपको लगे तो केस पढ़ लीजिए या कहीं स्पेशल का नोट कर रख लीजिए कि मेंस में हमको यूज करना है। पहले से फिक्स रखिए कि हाँ हमको ये यूज करना है, अगर मौका मिलेगा तब। अगर हमारे मुताबिक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा भी मौका मिला तो हम इसको यूज करेंगे। पहले इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। प्रो बोनो संस्कृति। अब ये प्रो बोनो क्या है? प्रो बोनो संस्कृति शब्द देखिए, ऐसे शब्दों का जो है बहुत रेयर देखने मिलता है। तो ऐसे शब्द जब आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप शुरू से प्रैक्टिस किए रहेंगे। प्रो बोनो संस्कृति का संस्थागतकरण, यानी निःशुल्क सेवाएं, ठीक है ना, निःशुल्क सेवाएं। न्याय बंधु कार्यक्रम जैसी पहल के माध्यम से, न्याय बंधु, किसान बंधु, इस तरह से न्याय बंधु। तो शब्द जाना पहचाना लगना चाहिए। अगर प्रीलिम्स में भी आ जाए तो कम से कम ये रहे कि हाँ हमने पढ़ा है तब सोचें उसके बारे में कुछ। तो थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान बनाए रखिए। उसके बाद क्या पॉइंट है, ब्लैक कोट सिंड्रोम की धारणा के पीछे के कारण अक्सर पूछे ही जाते हैं। मेंस में तो अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं इसका कारण क्या हो सकता है या क्या है। तो आपके पास जो है 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उस पर आपको छांटना होता है कौन सा है कौन सा नहीं, जैसे क्वेश्चन की डिमांड हो। तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अप्रोच बना के रखिएगा। हमको अगर प्रीलिम्स में आएगा किस तरह से आएगा, किस तरह से अटैक करेंगे या किस तरह हम उसको लेंगे, और अगर मेंस में आएगा तो मेंस हम किस तरह उसको लेंगे, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। बड़ी संख्या में लंबित मामले, जब बहुत ज़्यादा केस हो जाते हैं तब समस्या पैदा होती है ऐसे, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिए। क्या है इसमें, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, ऑथेंटिक चीज़, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार फैक्ट यूज करने काम आएगा मेंस, ध्यान रखिए। 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में 82,887 मामले लंबित थे। लगे आपको ज़रूरत महसूस हो, तुरंत यूज करिए इसका। मेंस में जब इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर कहीं आप ओरिजिनल जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर फिर आप जो है एक कंफर्ट जोन फील करेंगे, नहीं तो सब हवा हवाई लगेगा। इसके अलावा बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में निर्णय में देरी होने से जनता के बीच यह धारणा बन जाती है कि न्यायिक प्रणाली में ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की निपटाने के लिए संवेदनशीलता और तत्परता का अभाव है। अगर आपको कुछ ऐसा बलात्कार केस के रिलेटेड कोई एग्जाम्पल याद हो, अगर अभी याद हो तो लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, चाहे ये जो मटेरियल हम बता रहे हैं आपको इसमें, कि एग्जाम्पल ज़रूरी होता है। जब आप किसी चीज़ एग्जाम्पल दे करके उसको बताएंगे तो इससे एहसास होता है कि आपको जानकारी है इस चीज़ की। हवाई बातें तो सोची भी जा सकती, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब फैक्ट पता होता है तो इसका मतलब आपने केस स्टडी भी किया है थोड़ा बहुत, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखिए ये वाद यानी केस के लिए तारीख पे तारीख निर्धारित करना। आपने फिल्म कोई देखी होगी, तारीख पे तारीख, वो डायलॉग, तो अगर आपको फिल्म वो मूवी याद है ना, तो वो मूवी भी याद करके रखे रहिए। तो जब आप एग्जाम्पल देंगे या मतलब कि अपनी बात पुष्टि करेंगे तो आप वो मूवी बता सकते हैं, हाँ इस मूवी में तारीख पे तारीख जैसा जो है एक डायलॉग यूज किया गया है। उससे थोड़ा सा आपका आंसर इंटरेस्टिंग बनेगा। इसके चलते विशेष रूप से गांव से कोर्ट, ये देखिए पॉइंट, गांव से कोर्ट, जैसे कोई व्यक्ति विलेज साइड में रह रहा है, दूर रह रहा है कोर्ट से, अब जो नज़दीक है उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूर रह रहा है उसके लिए समस्या होती है कि गांव से आना कोर्ट, फिर उसके बाद जाना, और तारीख पे तारीख मिलती समस्या बढ़ती जाती है। गांव से कोर्ट तक आने वाले लोगों को बहुत अधिक मानसिक और वित्तीय दबाव झेलना पड़ता है, एक तो मानसिक एक वित्तीय, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट क्या है इसमें, जिला न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे,
अब देखिए जिला न्यायपालिका, अगर आपने पढ़ा होगा तो जिला न्यायपालिका समझने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए जिला स्तर पर केवल 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही महिलाओं के अनुकूल है। सोचिए कितनी मतलब दर्दनाक स्थिति इसको सोच सकते हैं, या नेगेटिव पॉइंट सोच सकते हैं कि 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है महिलाओं के लिए अनुकूल है। मतलब हो सकता है कि उनके सुरक्षा व्यवस्था ना हो सकता है उनके बैठने के लिए व्यवस्था ना हो सकता है उनके यूज के लिए जो है वॉशरूम वगैरह ना हो, ये सब समस्याएं हो सकती हैं उनके लिए। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिए रहिए। जिला जिला स्तरीय न्यायालय ही मुख्य रूप से न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा को आकार देते हैं। जब कोई व्यक्ति जिला न्यायालय में जाएगा और वहाँ पर परेशान होगा तो फिर उसको न्याय की जो उम्मीद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से होती है कम हो जाती है। कारण क्या है, एक इमेज बनता है उसके दिमाग में, पूर्व धारणा बनती है कि अगर यहाँ पर इतनी समस्या आ रही है तो जब वो दूर जाएगा तो वहाँ तो और समस्या आएगी, वहाँ पर उसकी पता ही नहीं चलेगा कुछ। तो इन सब चीज़ थोड़ा जो है ध्यान रखे रहिएगा। अब आता है क्या कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के आधार, राइट्स ऑफ डिटेंटिव इन प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है इसमें, इसको जरा देखिए आराम से। जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामले 2024, मतलब नया मामला है, तो इसको दिमाग में बना कर रखिएगा क्योंकि नया मामला है और मतलब 2024 का ही है। तो आप इसको जब कोट करेंगे ना तो ये अलग इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। 2024 अब अभी से निगाह गड़ाए रखिए कि कौन से केस आ रहे हैं, कौन से कोर्ट में मुद्दे चल रहे हैं, किसका निर्णय आया है, उस निर्णय का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये सब अभी से ही 1-2 पेज में बनाकर रखते रहिए ताकि मेंस में जब आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हमारे पास ये मटेरियल अभी इकट्ठा करने की जरूरत है, अभी से ही तैयारी उसकी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। मतलब कि अगर किसी को हिरासत में लिया गया है और आप ये मान रहे हैं कि उसका कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके भी अधिकार होते हैं। अब प्रीलिम्स वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के लिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका मतलब क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है बिना किसी मुकदमे के, किसी के ऊपर मुकदमा न चलाया जाए, बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, मतलब मुकदमा न चलाया जाए और उसको हिरासत में रख लिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे जब ऑप्शन आएगा, या लिखना पड़ेगा फिर और समस्या हो जाएगी। जब चीज़ आप कोई सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो लिखना तो और कठिन हो जाता है, तो इसको थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए कुछ पहले एक कानून कुछ देख लेते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून। अब इसमें कानून कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। बस वैसे नॉर्मली ना सुने रहिए, थोड़ा सा सुने रहेंगे तो वहाँ पर क्लिक करें अगर मान लीजिए आ जाता है कभी। अब ऐसा थोड़ा यूपीएससी आपको बता करके क्वेश्चन बनाएगा, हम ये पूछने वाले हैं, अब आप पढ़ करके आइएगा। ये आपको पहले से ही सोच के जाना है कि अगर आ जाए जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कॉफपोसा 1974, ये सब आप देखेंगे ना उसमें जो है एम लक्ष्मीकांत में भी थोड़ा मोड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देखिए कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रख रखाव अधिनियम पीबीएम सेका 1980। तो बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रख रहिए। अब आता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र आप भी डाले रहेंगे तो क्या पता थोड़ा मोड़ा पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा, तब रिवीजन करेंगे तब थोड़ा और बढ़ेगा। 3 बार 4 बार जब पढ़ते हैं तब वो चीज़ आपके दिमाग में कुछ सेट होती है, एक बार में नहीं सेट होगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार है। अगर किसी को हिरासत में लिया जा रहा है तो उसको ये जानकारी होना चाहिए या उसका ये अधिकार है कि वो जाने कि उसको क्यों हिरासत में लिया गया है। साथ ही उसे ऐसी हिरासत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने का भी अधिकार है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसने हिरासत में लिया है वो दिखाए कि किस डॉक्यूमेंट या उसके खिलाफ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हिरासत में लिया गया है।
तो वो दिखाए उनको। यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) ये ध्यान रखिएगा, 21 नहीं है, जीवन जीने का अधिकार नहीं, 22(5) की बात हो रही है, के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22(5) में यह अनिवार्य किया गया है। अनुच्छेद, अब संविधान बात हो रही है और भारतीय संविधान आपके मेंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22(5) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र उन आधारों के बारे में सूचित करना चाहिए जिन आधारों पर उसे हिरासत में लिया गया है। आधार जरूर बताना चाहिए, कारण क्या है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष रखने हेतु यथाशीघ्र अवसर प्रदान करना चाहिए। तो अगर आपको, अब ये सामान्य भी बात है ना, कि अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। कभी कभी होता क्या है कि फोबिया बन जाता है, जैसे अभी ब्लैक कोट सिंड्रोम देख रहे थे, वैसे ही क्या होता है कि लोग पुलिस के बारे में सोचते हैं कि पुलिस मतलब कि मारेगा, पुलिस का मतलब कि तुरंत बंद कर लेगा, पुलिस का मतलब इंसान नहीं, मतलब इस तरह सेंस में आप जो है उसको बना लेते हैं। तो ये सब जानकारी होनी जरूरी है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं किसकी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है क्या, देखिए संविधान का अनुच्छेद 22 चर्चा हो रही है, हिरासत में ले जाने की बात जहाँ पर आ रही है अपने लिए, तो वहाँ पर 22 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जाकर के अगर आपको न ध्यान हो, जाकर एक बार एम लक्ष्मीकांत जरूर टटोलिए कि हाँ उसमें अनुच्छेद 22 के बारे में क्या कहा गया है। संविधान का अनुच्छेद 22(3) प्राधिकारियों को लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने जैसे निवारक कारणों से व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है, जबकि यह फंडामेंटल राइट है, आपको ये पता है। अब ये खुद अनुमति दे रहा है कि अगर लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो वहाँ पर निवारक कारणों से क्या है, व्यक्तियों को हिरासत में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट कौन दे रहा है, आपको संविधान दे रहा है। भारत का संविधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है। ये प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। कितना महीना याद रखिएगा, 3 महीने, 6 महीना नहीं। आपको पता चला कि चेंज कर दिया जाए, एग्जाम में ऑप्शन में चेंज कर दिया जाए कि ये 3 महीने जो लिखा हुआ है, 3 महीने को 6 महीने में कर दिया जाए। अब आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए, क्या पता 6 महीना भी हो सकता है, अपने से ही सोच रहे हैं। तो अपने से नहीं सोचना है, जो पढ़े हैं वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 3 महीना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए। यही बताया जाए कि कारण क्या है। उसके बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया, अपना पक्ष रखने के लिए और कारण के लिए। और देखिए ये भी पॉइंट कि 3 माह से अभी तक रखने की, अब देखिए ये तो नहीं रख सकता। उसके बाद 3 माह से अधिक अवधि तक अगर रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए तो सलाहकार बोर्ड से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। सलाहकार बोर्ड से, एक सलाहकार बोर्ड होगा, उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी, हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, युवापा। युवापम क्या है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम युवापा 1967। इसमें क्या है, इसको देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि युवापा 1967 है। वैसे भी याद रखिए, युवापा 1967 वैसे याद रखिए, केवल आपको कहीं पर वैसे एग्जाम्पल तौर पर यूज करने काम आ जाएगा मेंस में, कहीं पर भी। अब ये तो पता रहेगा युवापा जो है 1967 का है। अब यही नहीं याद आ रहा कि 1967 में ही युवापा आया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। के तहत अभियोजन की मंजूरी देने के लिए 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य है। कितने दिन की, 14 दिन की। अब ये बात पता होनी चाहिए ना, 14 दिन की समय सीमा अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन। समझ रहे ना, कि अपने हिसाब से नहीं, 14 दिन ध्यान रखिएगा। 14 दिन मतलब क्या है, 2 सप्ताह।
अब आता है युवापा 1967 के बारे में। किसके बारे में? युवापा 1967 के बारे में। युवापा 1967 में को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु, किसकी गैर कानूनी गतिविधि की बात हो रही है, गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से भी संबंधित है। एक तो क्या है कि यहाँ पर देखिए व्यक्तियों और संगठनों के कुछ गैर कानूनी गतिविधि, एक बात गैर कानूनी बात हो रही है और दूसरा हो रही है आतंकवादी गतिविधि। दोनों याद रखिएगा, क्योंकि जब ऑप्शन बनाए जाएंगे तो हो सकता है कह दिया जाए कि केवल गैर कानूनी, तो आप सोच रहे हैं कि ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आतंकवादी गतिविधि भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद देखिए, अधिनियम के तहत आतंकवाद के आरोपी व्यक्तियों के अभियोजन के लिए निम्नलिखित दो चरणों के माध्यम से सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। कौन कौन से दो चरण हैं? प्रथम चरण में क्या है कि इसमें एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है, स्वतंत्र प्राधिकरण, जो जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समीक्षा करता है कि जो साक्ष्य ये यूज कर रहे हैं वो सही है गलत है, कहीं बनावटी तो नहीं, इस तरह की बातें जो है चेक करते हैं। इस प्राधिकरण को 7 कार्य दिवसों के भीतर सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होती है। याद रखिएगा, 7 दिवसों की बात नहीं है, 7 कार्य दिवस। अगर बीच में छुट्टी हो जाए तो उसकी गणना नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया का गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अभियोजन की सिफारिश और मंजूरी नियम 2008 के नियम 3 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद दूसरा चरण क्या है? नियम 4 के अनुसार प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सरकार के पास अतिरिक्त 7 कार्य दिवस होते हैं। किसके? ये जो प्राधिकरण की सिफारिश है उसके आधार पर इस अवधि में वह अभियोजन की मंजूरी देने या न देने का निर्णय लेती है। अभियोजन की मंजूरी देने के लिए इसके लिए मतलब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब बात आती है क्या? प्ली बार्गेनिंग सौदा अभिवाक। प्ली बार्गेनिंग सौदा अभिवाक ये क्या है? सबसे पहले ये शब्द जो है यही सुने नहीं होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़े भी हैं तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसके लिए ये न्यूज में क्यों था इसको पहले देखिए। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2022 में केवल 0.11% मामलों का समाधान प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से किया गया था। कितना? 0.11%। देखिए कितना कम है, ये देखिएगा कि कितना कम है। किसके अनुसार है ये? विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 2022। अब ये प्ली बार्गेनिंग है क्या? सवाल ये है कि प्ली बार्गेनिंग क्या है। अब इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं प्ली बार्गेनिंग के बारे में। यह बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता होता है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष, अभियोजन जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जो बचाव पक्ष मतलब जो बचाव करते हैं, ठीक है ना। अभियोजन देखिए यह बचाव पक्ष और एक अभियोजन पक्ष के बीच एक समझौता होता है। इसमें अभियुक्त कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी ठहराया जाता है। किसके लिए? कम अपराध या कम सजा के लिए दोषी ठहराया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे 2006 में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में संशोधन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किसमें? 2006 में CRPC के बारे में बात हो रही है। CRPC शब्द याद रखिए, जब कहीं पर यूज हो ना रैंडम के CRPC के बारे में थोड़ा सा पता रहे, हाँ CRPC 2006 में कुछ हुआ था, तो ये मेंस में काम करेगा। सब कहानी नहीं लिखनी है, 2 ही पॉइंट 3 ही पॉइंट लिखना होता है उसमें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध बनाया गया है। 2000 धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग क्या समय, साथ ही आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।
30 दिन, ये ध्यान रखिए, 1 महीना के भीतर जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद क्या उपयोग देखिए, यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। कितना? 7 वर्ष। जो फैक्ट है ना, फैक्ट बताना वो ध्यान रखिएगा, जैसे 30 दिन हो गया या 7 वर्ष हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। 14 दिन हो गया, तो ये सब नहीं याद रखना। ये कमीशन क्या करता है, चेंज करता है इसको, आयोग जो है उसको चेंज कर देता है। जैसे 30 दिन लिखा हुआ है, 30 दिन के बजाय लिख देगा 28 दिन। अब आप तब भी लगेगा यार क्या पता ये सही 21 दिन लिख देगा। तो ऐसे वो लिखते भी हैं जानबूझकर, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए उसी में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यह महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता है, तो ये भी थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में संशोधन। अब सवाल ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख ले कितना है एक बार, ये चलिए कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में 2023 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया। किसने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब मुद्दा बना कि नहीं बना, किसमें? सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में नियम 3। ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को अनिवार्य करने वाला प्रावधान शामिल किया गया। अब ये टर्म्स याद होना चाहिए, फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप मेंस में नहीं यूज कर पाएंगे ये। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो चेक करता है कि क्या आपने जो डिमांड है या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूज किए नहीं यूज किए हैं। न्यायालय ने यह निर्णय कुणाल कामरा बनाम भारत संघवाद के तहत दिया है। केस है, मन करे आपको याद रखिए, कौन? कुणाल कामरा बनाम भारत संघवाद। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञातव्य है कि 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 3(1)BV में संशोधन किया गया था। इस संशोधन ने सरकार को FCU के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के कार्यों से संबंधित फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया था। देख रहे हैं ना? अब थोड़ा ध्यान रखिए इसमें कि इस तरह का फेक न्यूज को मध्यवर्ती द्वारा चिन्हित करके हटाया जाना था। यदि मध्यवर्ती ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। साथ ही वे अपना सेफ हार्बर का अधिकार खो देते थे। इसके तहत उन्हें थर्ड पार्टी की सहमति के खिलाफ कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त थी। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, आप जानते होंगे, में FCU की स्थापना करने वाली केंद्र की सूचना पर रोक लगा दी थी। अब बात आती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या क्या मुख्य बातें कही हैं उसमें, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। संशोधन असंवैधानिक है। कोर्ट ने क्या कहा? संशोधन असंवैधानिक है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे अंतर्गत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये भी ध्यान रखिएगा, केवल 2021 नहीं 2000 भी पता रहना चाहिए, रेफरेंस लिया गया है उसके, इसलिए कह रहा हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। केवल प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ नहीं, केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ नहीं, दोनों का उल्लंघन हुआ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के। अब बात करते हैं किस किसका अध्ययन, थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दोनों ये कौन कौन क्या है? दोनों ये है फंडामेंटल राइट। उसके बाद देखिए कौन सा है, अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अच्छा, ये पता होना चाहिए कौन से अधिकार व्यक्तियों के लिए हैं और कौन से अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, ये बात क्लियर होनी चाहिए।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी थोड़ी सी क्लैरिटी रहनी चाहिए। ये संशोधन अस्पष्ट हैं और अस्पष्ट रूप से फेक या भ्रामक न्यूज को परिभाषित नहीं करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा स्टेटमेंट मिले कि ये फेक और भ्रामक न्यूज को परिभाषित करते हैं तो ये गलत है, ये आपको नहीं बताना है। साथ ही सत्य के अधिकार की अनुपस्थिति में, सत्य के अधिकार, ध्यान दीजिएगा, सत्य के अधिकार की अनुपस्थिति में सरकार केवल एफसीयू द्वारा निर्धारित सटीक सूचना के साथ नागरिकों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है, कुछ पॉइंट और हैं, उसके बाद देखते हैं, शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आनुपातिकता, प्रोपोर्शनलिटी का परीक्षण के लिए आवश्यक है कि किसी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित पर आधारित होने चाहिए। क्या कहा कि किस पर आधारित होने चाहिए? मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए आधार क्या क्या होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आधार भी आपको थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट, वैधता। यह मूल्यांकन करता है कि क्या कानून वैध सरकारी उद्देश्य को पूरा करता है। उपयुक्तता, देखिए ये शब्द याद रखिए, वैधता, उपयुक्तता, आवश्यकता, संतुलन, ये पता होना चाहिए। क्या नहीं, यह इस तथ्य का जांच करता है कि क्या कानून प्रभावी रूप से अपने मूल उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी। और यह इस तथ्य पर विचार करता है कि क्या कानून आवश्यक है या फिर कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध है। यह तय करता है कि किसी कानून से प्राप्त होने वाले लाभ और उससे प्रभावित अधिकारों के बीच संतुलन है या नहीं। ये 4 टर्म्स जो है पता होना चाहिए आनुपातिकता का परीक्षण करने की बात में, कि आनुपातिकता जब परीक्षण की बात आएगी कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि ये भी बात क्लियर हो गई होगी। बाकी 23वें विधि आयोग का गठन, ये शायद है काफ़ी बड़ा और आज कवर करना मुश्किल है ना, तो हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और ये बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, थोड़ा सा मतलब कल वाले लेक्चर में ये पूरा मुझे लगता है कि ये पूरा कवर हो जाएगा। तो शुरू कर क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी खत्म, लेकिन ट्राई करेंगे कि इसके पहले हम एक रिवीजन वाला चैप्टर लेके आएँ, रिवीजन लेक्चर, जिसमें कि जितना हमने अभी तक कवर किया है 4, 5, 6 लेक्चर, उसको एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके मतलब पूरा रिवाइज करा दिया जाएगा, हाँ क्या क्या पढ़े हैं, ताकि जो पीछे की चीज़ें हुई दिमाग में थोड़ा सा मिस हो रही हैं तो वो एक बार रिकॉल हो जाएंगे, तो आसान रहेगा रिकॉल करने में, लिखने में भी आसान रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के साथ, 23वें विधि आयोग का गठन। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।